अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रथम जीएस की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, खास कर करके कला से, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग अपना जीएस के फर्स्ट पेपर में मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया करते हैं। 66वीं बीपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पटना कलम से क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका तात्पर्य है कि इसकी आने की संभावना ना के बराबर है। हमें मुख्य रूप से देखना है पाल कला को यहाँ और मौर्य कला को। और सर्वप्रथम हम लोग मौर्य कला से प्रारंभ करते हैं। मौर्य कला में हम लोग देखेंगे उसका स्वरूप क्या है, स्तूप कला को देखेंगे, स्तंभ कला को देखेंगे, मूर्ति कला को देखेंगे और राजप्रसाद को देखेंगे। साथ ही साथ लोक कला को देखेंगे। लोक कला जो है मौर्य काल में, वह लोगों ने अपनी जो कलात्मक अभिव्यक्ति थी उसी को प्रदर्शित किया है, जो हमें देखने को मिलेगा यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति में। स्वरूप में हम अगर देखते हैं तो देखते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता अब वैदिक युग के में जो कला थी उसके ही निरंतरता हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसके स्वरूप अर्थात के माध्यम में चेंज आ गई है। सिंधु घाटी सभ्यता अब वैदिक काल में कला थी, जो हमें भीमबेटका में जो मिला है या वैदिक युग में जो हमें टेराकोटा मिला है, उससे हमको स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक युग में और सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी कला। लेकिन यह कला विशेष रूप से देखने को मिलेगा काष्ठ पे। अब मिट्टी के प्रधानता यहाँ है, यानी जितने भी दोनों युगों में मिले हैं उसमें देखेंगे आप कि टेराकोटा ज़्यादातर मिला है। इसी कला का माध्यम यहाँ बदल गया है आकर के मौर्य काल में। यहाँ देखेंगे इस कला की निरंतरता भी देखने को मिलेगी। मौर्य काल में जो कला है, जिसको कि मौर्य काल की कला या मौर्य कला कहा गया है, इसलिए कि जो स्तूप कला है, स्तंभ कला है, मूर्ति कला है और राजप्रसाद है, ये दरबारी कला हुआ करता था। कारण कि इसको मौर्य शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। जहां वैदिक युग में और सिंधु घाटी सभ्यता में काष्ठ और मिट्टी की प्रधानता थी, मौर्य काल में पाषाण की प्रधानता हो गई है, जो हमें देखने को मिला है स्तूप कला में, स्तंभ कला में, कुछ राजप्रसाद में। लेकिन राजप्रसाद जहाँ हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो कुम्हरार में मिला है 40 खम्भों का, वह काष्ठ से निर्मित था। अर्थात कि यहाँ जो काष्ठ की कला थी वह मौर्य काल में भी देखने को मिल गई। पाषाण का प्रयोग क्यों किए ये लोग? तो ये सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ दीर्घ आयु के लिए, अपनी जो अभिव्यक्ति थी उसको सशक्त रूप देने के लिए। साथ ही हम इसको कह सकते हैं कि यह नवीन विचारधारा का प्रतिपादन कर रहा है। काष्ठ की निरंतरता हमें देखने को मिल रही है राजप्रसाद में। मिट्टी की हमको जो निरंतरता देखने को मिलेगी वह मिलेगी मूर्ति कला में। इसका ही जो निरंतरता या आगे में हमें देखने को मिलेगा वह मिलेगा प्राचीन भारत में, जो भारत की कला है उसके आधार के रूप में। कहाँ हमें देखने को मिलेगा? तो मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पल्लव में, राष्ट्रकूट में, चालुक्य में। इन लोगों की कला जो थी किसी न किसी रूप से मौर्य कला से प्रभावित ही थे। अब हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे
स्तूप कला को। मौर्य काल में देखेंगे कि मौर्य शासकों के द्वारा बहुत से स्तूप का निर्माण किया गया था, कारण कि वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अशोक के द्वारा सांची का जो बौद्ध स्तूप बनाया गया है, उसको हम लोग देखते हैं कि कितना बढ़िया और कितना ही महत्वपूर्ण है। जो बनाया जाता था स्तूप, उसके चारों ओर एक सर्वप्रथम दीवार हुआ करते थे। इस दीवार का नाम था वेदिका। इस दीवार के अंदर में जो स्तूप हुआ करता था, स्तूप को चारों ओर घूमने के लिए एक रास्ता हुआ करता था, जिसको बोला जाता था प्रदक्षिणा पथ, अर्थात कि खाली पैरों के द्वारा घूमने वाला जगह। इसमें एक प्रवेश करने के लिए द्वार होती थी, जिसको प्रवेश द्वार बोला जाता था। अब हम लोग ये तो स्तूप की बाहर की आकृति को हम लोग देखें। अंदर में जब हम स्तूप के पास आते हैं, चाहे तो आप राजगीर के स्तूप को जा कर के देखिए, जो शांति स्तूप है, या तो फिर सांची के स्तूप या वैशाली का स्तूप, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यह चीज़ देखने को मिल जाएगा। जो स्तूप में जो खड़ा दीवार होती थी, इस तरह से, इस दीवार का नाम था चेतीय। दीवार के ऊपर एक अंडाकार आकृति है, इस तरह से। चाहे तो पटना में जो तत्काल में जो बना है बौद्ध स्तूप, उसमें भी आप जा कर करके देख सकते हैं। ये जो गोलाकार आकृति है अंडा के समान में, इसका नाम ही है अंड। उसके ऊपर में इस तरह का एक कलाकृति बना हुआ है, जिसका नाम रखा गया है हर्मिका। उसके ऊपर लंबा डंडे का आकार का है, जिसका नाम रखा गया है इष्ट, या तो उसको बोला जाता है इष्ट। ऊपर में एक छत्रक है। इस तरह से स्तूप का एक पूरा ही ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें कि विभिन्न जो ढांचे में आकृति हमको दिखाई पड़े, या तो जो जो बनाया जाता था उसका हम लोग एक नाम रख दिया गया, या तो उनके द्वारा, यानी बौद्ध, या तो बौद्धों के द्वारा, या फिर हम कहें कि मौर्य शासकों द्वारा जो नाम दिया गया, या तो इतिहासकारों के द्वारा जो नाम दिया गया है, जिसका वर्णन हमने इस तरह से कर दिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्तंभ कला में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसमें स्तंभ कला को। स्तंभ का जो निर्माण किया जाता था, वह किया जाता था एकात्मक पत्थर से, अर्थात कि एकात्मक स्तंभ है। ये एकात्मक स्तंभ आपको कैसा देखने को मिलेगा, जहाँ की ऊपर पतला है, नीचे मोटा है। इसका जो बेस देखेंगे वो चौड़ा है, ऊपर की ओर पतला होते गया है। साथ ही साथ पॉलिश किया हुआ है, चमकदार है। आज भी यह पत्थर आपको पटना के संग्रहालय में रखा हुआ मिल जाएगा, या फिर जाकर के सारनाथ में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप जाकर के वैशाली में आप देख सकते हैं। यह पत्थर बहुत ही चमकीला है, यानी पॉलिशदार है। देख सकते हैं कि मौर्य काल जो कि 271 ईस्वी पूर्व में थी, उसका आज भी चमक उतना ही बरकरार है। इस पत्थर के ऊपर में कुछ जानवरों की मूर्ति बनी हुई है, लेकिन बसार में जो हमको देखने को मिलेगा वो एकल मूर्ति को मिलेगा। यह मूर्ति है विशेष रूप से सिंह का, बैल का। जहां सारनाथ में आपको 4 सिंह की मूर्तियां देखने को मिल रही है, सांची में वहीं बैल देखने को मिल रहा है। सारनाथ से ही हमारा जो भारत सरकार का मुहर है, उसके ऊपर जो 4 सिंह वाला जो लगता है,
इसी से उठाया गया है। जो स्तंभ कला है इसके ऊपर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह जो स्तंभ कला है यह यूनानी प्रभाव के लिए है। उनका तर्क यह था कि यूनान में पहले से ही स्तंभ का निर्माण होता था। साथ ही साथ उनका कथन है यह कि ये जो स्तंभ का शीर्ष है वो यूनानी काल में जो किया तो यूनानी कला है जैसा ही लगता है, लेकिन नहीं, ये पूर्णतः भारतीय कला है, अर्थात कि यूनानी नहीं है। कारण यह एकात्मक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक पत्थर के द्वारा नीचे से लेकर के ऊपर तक निर्माण किया गया है, जबकि जो यूनानी कला है उसमें स्तंभों को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जोड़ा गया है, जोड़ कर करके बनाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह यूनानी कला नहीं है बल्कि पूर्णरूपेण भारतीय है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो अर्थात कि भारत में जो यह मौर्य कला मिला है यह सपाट है। कहने का अर्थ है कि यह जो है कला पत्थर यह पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई भी नाली अर्थात कि छेद नहीं है। लेकिन जो यूनानी कला है वह नालीदार है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इस तरह से छेद है। यहाँ से अगर हम कर दें तो बीच में इस तरह से छेद है। इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि यह यूनानी कला से प्रभावित नहीं है बल्कि हमारा भारतीय कला है। आगे देखेंगे कि स्तंभ शीर्ष की जो विषय वस्तु है वो पूर्ण रूपेण भारतीय है। जैसे सिंह, एक समय हमारे यहाँ सिंह बहुत ज़्यादा थी, आज भी गिर के जंगलों में मिलता है। बैल यानी कि वृषण हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ भी मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यह स्तंभ कला यूनानी कला से प्रभावित नहीं है, यह पूर्ण रूप से भारतीय कला है। अब आगे हम लोग देखते हैं गुफा कला को। हम लोग देख रहे हैं गुफा कला देखने को आपको मिलेगा बराबर में। पहले गया, अब जहानाबाद जिला में बराबर नामक एक जगह है जहाँ पर आपको देखने को मिला। यही है आपको दूसरा गुफा, वो है नागार्जुनी गुफा। ये दो गुफा हैं बराबर की जहाँ आपको देखने को मिलेगा गुफा कला। यह 2 कमरों का होता था, यह 2 कमरों का है। आगे वाला कमरा जो है वो इस तरह से आयताकार है, लेकिन एक इसके जो पीछे वाला जो कमरा होता था वह इस तरह से है, अर्थात कि पीछे वाला जो कमरा है वो वृत्ताकार है, आगे वाला कमरा आयताकार है। दीवारों पर इसका जो पॉलिश किया हुआ है उसकी चमक आज भी बरकरार है। आप कभी मौका मिले जो बराबर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आज भी आपको ये देखने को मिलेगा। प्रवेश द्वार जो इस गुफा का जो बना हुआ है उसके ऊपर हाथी को दिखाया गया है, साथ ही साथ स्तूप को पूजते हुए दिखाया गया है। यह गुफा अशोक के द्वारा बनवाया गया था और साथ ही साथ इन्होंने जो आजीवक संप्रदाय के लोग थे उनको दान में दे दिया गया था। अलंकरण की जब हम बात करते हैं तो इतना ज़्यादा इस पर अलंकरण किया गया है, इसकी विशेषता हमें देखने को मिलेगी लोमस मिश्री। जो लोमस ऋषि हैं उनकी गुफा में आपको देखने को मिलेगा अलंकरण जो कि सर्वोत्कृष्ट है। आगे जो हमें देखने को है वह है राजप्रसाद। पटना का कुम्हार पटना में कुम्हार एक जगह है जहां आप जाएंगे तो मौर्य काल का जो किला था उसके अवशेष देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको
राजप्रसाद का जो छवि है वह अभी भी बरकरार है। वहाँ खंभे मिले हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, कुछ पत्थर भी के भी हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें वहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोक कला को। लोक कला में हम पहले भी बोले हैं कि यह लोगों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया गया है। इसमें दो हैं खासकर, या प्रमुख रूप से हम कहें, वो है एक मूर्ति यक्ष की और दूसरी मूर्ति है याक्षिनी की। यक्ष की जो मूर्ति है यह बेडौल है, लेकिन इस पर भी पॉलिश है। दूसरी जो याक्षिनी की मूर्ति है, यह मूर्ति दिलदारगंज से मिली है। याद रखेंगे बीपीएससी की पीटी पे परीक्षा और भी जगह में जो होती है बिहार एसएससी या तो बिहार से बाहर के जो भी हैं एग्जामिनेशन, उसमें पूछा जाता है कि याक्षिनी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बोलेंगे दिलदारगंज से। यह मूर्ति जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। इस मूर्ति को, यानी कि जो याक्षिनी की मूर्ति है, इसको स्त्री रत्न की संज्ञा दी गई है। याक्षिनी की मूर्ति अभी भी पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। आप जा करके कभी देखेंगे, इसमें जो पॉलिश किया हुआ है उसकी चमक 2500 वर्षों से भी उतना ही बरकरार है जितना कि उस समय हुआ करता था। तो इसकी चमक को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यह मूर्ति करीब 2500 साल पुरानी है या 3000 साल पुरानी है, कारण कि इसमें चमक बहुत ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग आज मौर्य कला को देखें, जिसमें कि स्तूप कला, स्तंभ कला, राजप्रसाद, लोक कला, गुफा कला। बिहार लोक सेवा आयोग में अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपके लिए भरपूर नंबर मिल जाएगा। आगे जो मैं अपना ब्लॉग लाऊंगा उसमें पटना कलम से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। यहीं पे हम अपना जो आज का ब्लॉग है उसको ख़त्म करते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। लाइक करना, शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।